हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। आज हम क्लास 10th 2024 हिंदी का वायरल पेपर लेके आया हूँ। यही आपका 101% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब आपका पेपर होगा 22 फरवरी को, यही आपका आएगा। ऐसा ही बिल्कुल पेपर आपका आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देख लीजिए। 101% यही आपका पेपर में रहने वाला। आप सिर्फ ये वाला कोड याद रखो, क्या हो जाएगा 801 CD। ये वाला कोड याद रखना, यही से आपका पेपर आने वाला है। यही कोड रहेगा आपका बोर्ड एग्जाम 2024 22 फरवरी को पूरा का पूरा यही देखने को आपको मिलने वाला है। यहाँ पे आप अपना अनुक्रमांक डाल देना, यहाँ पर अपना नाम डालना, और 70 नंबर का पूरा वायरल पेपर है ये आपका आने वाला। 70 नंबर आपके पक्के हैं 100% अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया। ठीक है, वीडियो को आप लोग शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर यही यहाँ से आने वाला है। क्योंकि पिछली साल भी मैंने तैयारी कराई थी और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। बच्चों के 96+ एबव अंक आए थे। मैं प्रूफ के साथ भी आपको दिखा सकता हूँ। हिंदी में पूरे के पूरे नंबर आए थे। ठीक है, मात्र उनके प्रोजेक्ट में नंबर कट गया था, मात्र 1 नंबर। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन लाजवाब प्रश्नों के साथ मैंने तैयारी कराई थी। ठीक है, तो समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का, और प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य, ये सब आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, देख ले हो आप लोग क्या देख पा रहे हो, तो इसमें 2 खंड आपके होंगे। खंड आ होगा और खंड क्या होगा बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर आपको कहाँ देने, OMR उत्तरक पत्रक पर देने हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, उनका उत्तर आपको OMR आंसर शीट पर उत्तर देना है। ठीक है, जो भी प्रश्न होगा उसके अंक जो है आपको सम्मुख अंकित होंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ करें। ठीक है ना, जो आपके क्या होंगे लिखित होने वाले हैं। तो प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर आप समय नष्ट ना कीजिए। बिल्कुल साफ साफ और अच्छे से आप लोग लिखोगे, और मैं पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं हम अपने खंड आ के तरफ, जिसमें 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR उत्तरक पत्रक पर देना है। देखो, खंड आए बहुविकल्पीय प्रश्न है 20 होंगे। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। क्या कथन है आपके? जो पहला है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी, रांगे राघव ख्याति पात्र आलोचक हैं। सी, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विद्या की रचना है। इन 4 विकल्पों में कोई एक विकल्प सही है, तो वो आपको बताना है। ठीक है, तो आपका चैप्टर का भी नाम है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, तो वो क्या है आपकी आत्मकथा है, आत्मकथा की विद्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। ठीक है, देख पा रहे हो आप 4 विकल्प हैं, इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, आपके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उन्हें हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछे बताओ हिंदी साहित्य गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रश्न, प्रेमचंद अपने घर में किस विद्या की रचना है? देखो, सभी अंक आपको सामने मिल जाएंगे। आत्मकथा है, जीवनी है, कहानी है, नाटक है। तो क्या है आपका प्रेमचंद अपने घर में की विद्या? तो क्या है आपकी, याद रखना दोस्तों, वो है आपकी आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। ऑप्शन नंबर ए। प्रायश्चित कहानी किसकी रचना है? बताओ, जो प्रायश्चित है वो कहानी है, किसकी रचना है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा। किसकी रचना है आप बताओ? कौन सी प्रायश्चित? भर भर के आपके एग्जाम में देखने को
मिलती है। तो किसकी है? तो याद रखेंगे भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर डी कौन? भगवती चरण वर्मा। पांचवा, गद्य को कवियों की कहा गया है। गद्य को कवियों की कहा गया है। भंगिमा, ताल, कसौटी, उपयुक्त, सभी। क्या कहा गया है? तो याद रखना जो गद्य के कवियों को कहा गया है वो कहा गया है आपका कसौटी। क्या कहा गया? कसौटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? समझ में आ गया? चलो छठा, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। विनय पत्रिका, उद्धव शतक, बेदई बनपास, छत्रसाल दशक। बताओ जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित। बताओ, फटाफट बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी उद्धव शतक। क्लियर? चलो सात, द्वापर के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत आगे। तो बताओ द्वापर के रचयिता, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हो जो द्वापर के रचयिता हैं वो हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। कौन है आपके? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोनो दिक्कत ना होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण वायरल पेपर है आपके 22 फरवरी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, अनामिका के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला जी। ठीक है, आगे निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताओ अनामिका के। ठीक है, तो आप सब जानते हो क्या है? ऑप्शन नंबर सी निराला जी हैं आपके अनामिका के रचयिता। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं बिहारी माखनलाल चतुर्वेदी, भिखारी दास ठाकुर। तो रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं आपके भिखारी दास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दसवां, प्रयोगवादी कवि हैं महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, निराला, गिरजा कुमार माथुर। कौन है? बताइए प्रयोगवादी कवि। तो याद रखेंगे कौन है आपके? गिरजा कुमार माथुर। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 11, शोक विकल सब रोमई रानी, रूपशील बल तेज बखानी में कौन सा रस है? भयानक है, करुण है, भीभत्स है या उपमा है? शोक विकल सब रोमई रानी, रूपशील बल तेज बखानी, कौन सा रस है? तो आप समझ गए होंगे बच्चों, बहुत से बच्चे समझ गए और सही आंसर कर रहे हैं। कौन सा रस है? करुण रस है। इसमें कौन सा रस है आपका? करुण। ऑप्शन नंबर बी। 12, बाय सरल बिरल काली रेखा, तम के आगे सीजो हिलडुल में कौन सा अलंकार है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बच्चे आंसर अच्छा दे रहे हैं। उपमा अलंकार। क्या? उपमा अलंकार। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका उपमा अलंकार। 13वां, शिखरणी किस छंद के अंतर्गत आता है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो शिखरणी जो किस छंद के अंतर्गत आता है? तो वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। क्या? वर्णिक छंद। ऑप्शन नंबर ए। सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सहकर्मी, सुमत, असुविधा, कुसंगत। तो सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। बताओ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका सहकर्मी। क्या हो जाएगा? सहकर्मी। ऑप्शन नंबर ए। चलो 15, राजा रानी में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। बताओ राजा रानी में कौन सा समास है? ठीक है, तो राजा रानी में कौन सा है? तो आप याद रखेंगे द्वंद्व समास है। कौन सा? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए। जहाँ पे ये वाला चिन्ह लग जाए योजक तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है। 16, पत्थर का तत्सम होगा पाथर, शिला, प्रस्तर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका दोस्तों? तो वो होगा आपका प्रस्तर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्या होगा? प्रस्तर। ठीक है। पुत्र का पर्यायवाची है। पुत्र का पर्यायवाची सु, सुता, तन्या, आत्मजा। बताओ पुत्र का पर्यायवाची। पुत्र का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सुत। क्या है? सुत। ठीक है, ये पाई छुट्टी की लगनी होगी।
क्या है? सुत। राम पढ़ता है, इस वाक्य में राम पद है, 1 नंबर दिख रहा है सामने। क्या है? उद्देश्य, विधेय, सर्वनाम, उपयुक्त, सभी। ठीक है, तो क्या है? तो ये है आपका, देखो उद्देश्य भी है, विधेय भी है, सर्वनाम भी है, तो क्या है आपका? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तस्य शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए। षष्ठी विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। बताओ तस्य शब्द की विभक्ति एवं वचन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या? षष्ठी विभक्ति एक वचन। निम्न में कौन सा विषम द्विबोधक अवयव है? तेज, विपरीत, बहा, बहुत। तो आप सभी जानते हो, तो विषम द्विबोधक कौन सा है आपका? बहा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यही चिन्ह आपका बताता है विषमी द्विबोधक का। क्लियर? चलो अब हम करेंगे खंडवा, जो होंगी आपके वर्णनात्मक प्रश्न 50 अंक के। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 2 2 यानी 6 अंक का आपका पूछा जाएगा। क्या है? एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, एक ऐसा दोष है जिसमें इस त्रालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। तो क्या क्या आपके प्रश्न हैं? प्रस्तुत गद्य खंड का संदर्भ लिखना है। इसका क्या लिखना है आपको? संदर्भ। फिर उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो दिख रही है लाइन, इस रेखांकित अंश की आपको व्याख्या लिखनी है पूरी की पूरी। ठीक है, अच्छे से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये वाली। इसके बाद ईसालु किस चिंता में निमग्न रहता है? ये 3 प्रश्न हैं आपके, 2 2 2 अंक के, टोटल प्लस 6 अंक के हैं। अथवा में आप ये कर सकते हैं, मैं तो यही समझता हूँ कि यदि समाज और देश में उन सब अन्याय और अत्याचारों की पूर्णवर्ती नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना या संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए। अर्थात उसके पीछे व्यक्ति के लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्तित्व त्याग और सामाजिक कल्याण की भावना ही प्रधान होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी आपको यही सब करना है। ठीक है, देखो दोस्तों, मैं आपको ये वाला इसका जो है पूरा का पूरा हल करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो उत्तर संदर्भ लिखोगे क्या? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित पाठ तू ईर्षा तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो उन्हें रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इस वाले पाठ के। क्या? ईर्षा तू ना गई मेरे मन से। ठीक है, अब हम करेंगे उपयुक्त गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, चलो कैसे करोगे रेखांकित अंश की व्याख्या? देखो ध्यान से। ठीक है, क्या है रेखांकित अंश की व्याख्या? ईसालु को इस बात का कष्ट रहता है कि देखो इसमें लिखा है, जिसमें ईसालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो उठता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है और अपनी उन्नति के उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों की हानि पहुंचाने में ही श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। क्या है? ईसालु को इस बात का कष्ट रहता है कि जो दूसरों को अच्छा मिला है वह मुझे क्यों नहीं मिला। वह हर समय सोचते सोचते रहने से उसका स्वभाव बहुत भयानक हो जाता है। वह संसार की रचना की प्रक्रिया को भूलकर विध्वंसकारी कार्य करने लगता है। वह अपनी प्रगति के लिए अपना प्रयास करना त्याग देता है और दूसरों को हानि पहुंचाने के काम को अपना दायित्व मानने लगता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे भाई, ये बना बना के आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे, ईसालु किस चिंता में निमग्न रहता है? तो ईसालु इस चिंता में डूबा रहता है कि उसको जो मिला है उससे अच्छा उपमन क्यों नहीं मिला। ठीक है, इस बात से जो है वो क्या रहता है? चिंता में निमग्न रहता है। इसी प्रकार आप दूसरी वाली भी कर लेना, मैंने आपको पहली वाली करा दी, दूसरी वाली आप अपने आप
खुद प्रैक्टिस कर लेना। चलो दूसरा, निम्नलिखित में से किसी एक पदांश पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दय मग में डग दबे, जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मथुरा दरबे, फिर बुझती है चलने अब केतिक पाण कुटी करियों की तय, ते की लकी आतुरता पिए की यकियाँ अति चारु चली जल चबे। तो प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी ये, और पणकुत करियो कितवे अभय में कौन सा अलंकार है। अथवा में आप ये कर सकते उप जप माला क्या जप माला छापा तिलक सरे नायको, कामु मन कोचे नाचे वृथा साचे राचे नाम राम। तो इसकी कर सकते हो। ठीक है, क्या प्रस्तुत पदांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, प्रस्तुत दोहे में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों मैं आपको ये वाली करके दिखाऊंगा, कौन सी, पुरते निकसी रघुवीर बधु धर धीर दय मग में डग दगो। ठीक है, क्या है देखो, इसमें क्या है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक से ली गई हैं। ठीक है, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या के राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा ही चले थे कि वे सदा महलों में बेबब में पली श्री कुमारी सीता जी थक गईं। उन्होंने नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरे से 2 कदम ही रखे थे कि उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंदें झलकने लगीं और उनके दोनों कोमल सुंदर होंठ प्यास से सूख गए। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है, यहाँ पे पणकुति करियों किताबे में कौन सा अलंकार है। तो याद रखना दोस्तों कौन सा अलंकार है, तो क्या अलंकार है आपका, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद तीसरा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का होगा आपका, 5 अंक का होगा। क्या, इदानी यदि वयम राष्ट्रश्रम नव निर्माणे संलग्ना स्मा निरंतर कर्म करणम अस्माकं मुख्यम कर्तव्यम निजस्य श्रमस्य फलम भोग्यम अनस्य श्रमस्य शोषणम सर्वदा वर्जनम, यदि वयम विपरीतम आचरम तदा न वयम सत्यन भारतीय संस्कृता संस्कृते उपासका। इसका आपको संदर्भ लिखना है और आपको क्या बताना है, इसकी हिंदी अनुवाद। अथवा में आप ये कर सकते हो, देखो कौन सा, अथवा में आप ये कर सकते हो, मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। ठीक है, ये अच्छे से आप पढ़ लेना। अस्माकम पूर्वजा मानव जीवनम संस्कृति महान तपकुर्वन् ते अस्माकं संस्करणायान आचारान विचारणम चादर्शम तत्सर्वम अस्माकं संस्कृति। ठीक है, ये वाला पूरा कर लेना, ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। और ऊपर वाले का मैं करके आपको दिखाता हूँ, ईदान यदि व्ययम राष्ट्र स्वयं नव निर्माणे संलग्ना स्मा। ठीक है, क्या है देखो, जो है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। ये भी है और वो भी, दोनों आपके किससे हैं, भारतीय संस्कृत से ही हैं। चलो क्या है इसका, देखो ध्यान से, क्या है, ईदान यदि वयम राष्ट्र स्वयं, ठीक है लिखा है, नव निर्माण संग्रहणा स्मा। ठीक है, पूरी की इसकी व्याख्या करने वाला हिंदी में अनुवाद। इस समय जबकि हम राष्ट्र के निर्माण में लगे हैं, तब निरंतर कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरों के परिश्रम का पोषण सर्वदा त्याज्य है। यदि इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हमें सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं है। ठीक है ना, तो यही सब लिखा हुआ देख लीजिए, उपासका तक हो गया पूरा कंप्लीट। इस तरह से आपको कर देना है, पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद आपको क्या लिखा है, देखो ध्यान से। ठीक है, क्या करना है आपको, नीचे दिए गए पदांशों में से किसी एक पदांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद, यानी कि जो श्लोक होता है उसको आपको करना होता है हिंदी में अनुवाद। क्या, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अथवा में ये कर सकते हो, नीर चिर विवेक हंसलास्यम तुम्हें तनुसे चेतम विश्वमित्र धाना कुलवंतरम पालस्यति का। ठीक है, क्या, जे मैं सबसे ऊपर वाला करने वाला हूँ। क्या संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृत नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। क्या, सर्वे भवन्तु सुखिना, यानी सभी सुखी हों,
सभी सर्वे भवन्तु निरामयाः, सभी रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। ये हो जाएगा पूरा। लिख देना 5 अंक पक्के। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। क्या मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर की कथा वस्तु, ठीक है, और ये वाला मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण आपको 3 अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको अपने ज़िले का बताया है। आप अपने ज़िले में जो भी आता हो खंड काव्य, ठीक है, हमारे यहाँ मातृभूमि से आता है, आपके यहाँ जो भी आता हो वो देख लेना। ठीक है। छठा, दिए गए लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय देखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल। जो आपने याद किया है आप अपनी भाषा में लिख देना अच्छे से, आपको नंबर मिल जाएंगे 5। ठीक है, चलो महत्वपूर्ण है, इनको आप तैयार कर लेना अच्छे से। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये भी 5 नंबर का है। सूर्यदास है, बिहारी है, माधवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ये 4 आप याद कर लेना। इससे बार आपको कोई देखने को जीवन परिचय नहीं मिलेगा। गद्य में आप जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल याद कर लेना। और पद में जो कवि हैं सूर्यदास, बिहारी, माधवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, चाहे तो आप तुलसीदास याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 7वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंसच को एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 अंक का। ठीक है, कोई श्लोक लिख देना आप, यानी इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 अंक के हैं ये, 2 और 2, 4 अंक आपको मिल जाएगा। वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थलीय अस्ति, ठीक है, यहाँ पहले का किम उत्तरम, इसका क्या हो जाएगा पत्रम। ठीक है, भारतीय संस्कृति कीदृशा अस्ति, तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला अस्ति। ठीक है, क्या लिखोगे, भारतीय संस्कृति यहाँ लिख दो सदा गतिशीला। बस आपका उत्तर हो गया। 2 देने थे, हमने 2 बता दिए, यही आंसर हो गया। यहाँ पे इसकी जगह ये पूरा लिख देना, ये वाला उतार देना। यहाँ पे क्या किम की जगह क्या लिख देना पत्रम। ठीक है, ये हटा देना, यहाँ पे ये लिख देना, यहाँ पे ये लिख देना। उत्तर हो गए आपके 2। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न 9 आता है जिसमें आपके निबंध पूछे जाते हैं। जो आपने याद किया हो आपसे संबंधित आ जाएगा। 4 याद कर लेना, विज्ञान अभिशाप है, या मेरी प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, इन पे याद कर लेना, आपका एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। ठीक है, पूरे के पूरे में 12 पेपर आपको करा रहा हूँ, यही आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।